हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आगे की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे शुरू होता है और किसने क्या कहा है। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को उन्होंने क्या नाम दिया है? कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इसे साहित्य कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कि इनका क्या कहना था कि जो शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं जो वहाँ की जनता की जो मन की वृत्तियाँ होती यानी चित्त वृत्तियों की परंपरा को, यानी उनके मन में क्या चल रहा है उस परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ यानी उसका आपस में सामंजस्य बिठा देना, इसी को हम क्या कहते हैं? साहित्य का इतिहास कहते हैं। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक, आगे देखिए। सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने साहित्य के इतिहास को आलोचना से अलग किया है तथा अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। यानी कि शुक्ल जी ने क्या कहा है कि साहित्य के इतिहास को आलोचना से उन्होंने अलग रखा है और उसके लिए उन्होंने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। यानी इससे हमें क्या झलक मिलती है कि उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? वैज्ञानिक था। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए, आचार्य शुक्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे साहित्य के इतिहास को जानने के लिए। इन्होंने क्या कहा है कि साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। ठीक है, उन्होंने मतलब इस युगीन की परिस्थिति, जैसी वहाँ की परिस्थिति रहेगी उसी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि विकास की जो क्रम है उसकी व्याख्या उन्होंने करने का प्रयास किया है। ओके, तो आगे देखिए। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन, जब उन्होंने काल का विभाजन किया था तो उन्होंने इसके अंतर्गत लगभग हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का, यानी कितने वर्षों का उन्होंने इतिहास इसमें समाविष्ट किया था? तो लगभग 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है। ओके, अब शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया था। यानी कि उन्होंने भक्ति काल को भी आगे 4 भागों में विभाजित किया था। टोटल 900 वर्षों के काल को उन्होंने कितने कालखंडों में बांटा था? 4 कालखंडों में। ओके, देखिए, भक्ति काल में उन्होंने 2 शाखाएं बोली थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण में भी 2 शाखाएं निकल के आती है और सगुण में भी 2 शाखाएं निकल के आती है। पहली है ज्ञान, यानी जो ज्ञान पर आश्रित होती है, और जो प्रेम पर आश्रित होती है। यानी उसको जो ज्ञान पर होगी उसको क्या कहेंगे हम? ज्ञानाश्रय, और जो प्रेम पर होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रेमाश्रय शाखा कहेंगे। अब देखिए, दूसरी जो सगुण थी, सगुण धारा कैसी थी? इसमें राम भक्ति शाखा थी, जो राम की भक्ति करते थे, और कृष्ण भक्ति शाखा कैसी थी? जिसमें कृष्ण की भक्ति करने वाले कवि सम्मिलित थे। ओके, अब देखिए आगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों, साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। यानी उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर ज़्यादा वो नहीं डाला है, प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को
प्रमुखता दी है। ठीक है, एडविन ग्रिप्स है ये। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किन्होंने, एडविन ग्रिप्स ने, महोदय ने क्या किया है 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में, भाषा क्या है इसकी अंग्रेजी, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए थे। कितने? 5। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि FEK का कौन सा इतिहास ग्रंथ है, उनका है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ओके, अब देखिए आगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आया भी है एग्ज़ाम में। तज़किरा ई शुअराई हिंदी, तज़किरा ई शुअराई हिंदी कब लिखा गया था ये? 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कवियों की कुल संख्या कितनी है? तो 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। कितने हैं? हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया था। किसमें? आपका जो इतिहास ग्रंथ है कौन सा? तज़किरा ई शुअरा भी बोलते हैं और शुअराई भी बोला जाता है। ये कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी में। ओके, और इनमें कुल कवि कितने रखे थे इन्होंने? 1004 रखे थे, और इसमें कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें से हिंदी के इन्होंने कितने माने हैं? 62 कवि माने हैं। और यह माना जाता है कि इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अब आते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना, उन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में लिखा गया, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो कि 1952 में है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा गया था के नाम से। यानी कि पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। आलोचनात्मक इतिहास किन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का? तो राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर वर्मा यानी राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि, अर्थात कि संधि काल बोला था इन्होंने, वैसे भी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को इन्होंने संधि काल नाम दिया था, से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ठीक, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है, यानी उन्होंने 7 काल में इसको विभाजित किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, कौन? स्वयंभू, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ठीक है, अब देखिए जो वर्मा जी है वो हिंदी साहित्य के पहले काल को क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा है? संधि काल नाम दिया है। और वैसे माना जाता है कि इनका काल विभाजन कैसा रह गया था? अधूरा रह गया था, क्योंकि इन्होंने केवल संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही समय को अपने उसमें बांधा था। ठीक है, अब देखिए आगे। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसका प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। और आगे हम कल पढ़ेंगे इससे आगे कि किसने क्या कालखंड बताया है और किसके हिसाब से किस काल को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड ये मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि गोविंद पांडे जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपके राइटर है इसमें गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे जी। ठीक है,
तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस